हेलो दोस्तों, उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, टिश्यू को देख रहे थे, उत्तक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और प्लांट से संबंधित जितने भी सारे उत्तक था उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और प्लांट के उत्तक को दो भाग में बांटे थे, किसके आधार पर? तो कोशिका विभाजन के आधार पर, है कि नहीं, उनके विभाजन क्षमता के आधार पर जो है प्लांट टिश्यू को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ने वाले हैं? एनिमल टिश्यू, यानी कि जंतु उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे एनिमल टिश्यू को। और एनिमल टिश्यू में देखेंगे कि इसके कार्यों के आधार पर, किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर। उधर जो है प्लांट टिश्यू को जब हम पढ़े थे तो कोशिका विभाजन के आधार पर दो भाग में बांटे थे, ठीक। और यहाँ उत्तक को जब हम एनिमल टिश्यू को हम उसके कार्यों के आधार पर, उस उत्तक के कार्यों के आधार पर जो है 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 4 भाग में बांटेंगे और उसके फिर भागों को जो है अलग अलग भागों में फिर से बांट करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं एनिमल टिश्यू के अंतर्गत जो 4 भाग आते हैं वो कौन कौन है। तो पहला जो है ये एपिथेलियम है। एपिथेलियम है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो उपकला कहते हैं, उपकला, एपिथेलियम टिश्यू। इसका क्या काम है? तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू का क्या काम है एनिमल में, है कि नहीं। उसके बाद एपिथेलियम के बाद है उपकला हो गया। उसके बाद दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, इसको कहते हैं हिंदी में संयोजी उत्तक। क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू हो गया। उसके बाद तीसरा में है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, है कि नहीं, इसको कहते हैं पेशीय उत्तक। मस्कुलर टिश्यू है, इसको कहते हैं पेशीय उत्तक। और ये जो हम बांट रहे हैं इसके कार्यों के आधार पर बांट रहे हैं, ठीक है। और एक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, इसको कहते हैं तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। तो ये जो हम उत्तक को 4 भाग में बांटे एनिमल टिश्यू के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जीव जंतु में पाए जाने वाले उत्तक हैं, उसको कितने भाग में बांट दिए? 4 भाग में बांट दिए। वो 4 भाग कौन? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और कौन? एक कौन है? नर्वस है। एपिथेलियम बोले तो उपकला उत्तक। तो ये जो उपकला उत्तक है इसका काम अलग है। संयोजी उत्तक है, इसका काम अलग है। पेशीय उत्तक है, इसका काम अलग है। और तंत्रिका उत्तक है, इसका भी काम क्या है? अलग है। मतलब शुरू में ही स्पष्ट कर दिए हैं कि किस आधार पर बांट रहे हैं, तो कार्यों के आधार पर बांट रहे हैं। उपकला टिश्यू जो है, उपकला उत्तक है, इसका मुख्य कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करेगा और बाहरी त्वचा का निर्माण करेगा। ये जो त्वचा जो बना हुआ है इसका जो है बाहरी भाग और आंतरिक भाग, त्वचा का बाहरी भाग और आंतरिक भाग का निर्माण करना उपकला यानी कि एपिथेलियम टिश्यू का जो काम है, और सुरक्षा प्रदान करना। उसी तरीका से ये संयोजी उत्तक है, ये जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। जैसे कि ये एल्बो हमारा जुटा हुआ है, ये किस उत्तक के वजह से? संयोजी उत्तक के वजह से। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसका क्या काम है? जोड़ना। संयोजी उत्तक का काम है क्या? जोड़ना। और पेशीय उत्तक का क्या काम है? तो गति प्रदान करना। पेशीय उत्तक के अंतर्गत किसको पढ़ेंगे? तो पेशीय उत्तक के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसका मुख्य काम है गति प्रदान करना। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, नर्वस उत्तक को पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो चलिए एक एक को फिर से हम ऊपर से चर्चा कर लेते हैं। एपिथेलियम, कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस, इस चारों को विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेंगे तो हमारा एनिमल टिश्यू क्या हो जाएगा? चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज तो खत्म करना असंभव है, आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज खत्म करेंगे तो फिर क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। कल खत्म होगा ये क्लास। तो एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले किसका चर्चा कर लें? उपकला का, एपिथेलियम का चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद कनेक्टिव का चर्चा कर लेंगे। एपिथेलियम उत्तक, इसके बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं। एपिथेलियम उत्तक को 4 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भाग में? 4 भाग में, है कि नहीं। एपिथेलियम उत्तक को कितने भाग में बांट करके पढ़ेंगे? 4 भाग में बांट करके
पढ़ेंगे। पहला जो भाग है ये सल्की एपिथेलियम है। सल्की ईपी लिख रहे हैं, समझ जाइएगा, पूरा लिखेंगे बेकार के लंबा हो जाएगा। पहला जो है सल्की एपिथेलियम, पहला उत्तक को क्या कहते हैं? एपिथेलियम के अंतर्गत, जिसको हम 4 भाग में बांट करके देख रहे हैं। तो पहले भाग को क्या पढ़ेंगे? सल्की एपिथेलियम, इसको क्या कहेंगे? सल्की। दूसरा है लंबाकार। दूसरा क्या है? लंबाकार। लंबाकार बोले तो स्तंभाकार, स्तंभाकार है, स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियम मतलब स्तंभाकार उपकला। तीसरा है क्यूब के आकार का रहता है, इसको कह सकते हैं घनाकार, घनाकार उपकला एपिथेलियम, है कि नहीं? सल्की एपिथेलियम हो गया, स्तंभाकार एपिथेलियम हो गया, और क्या हो गया? स्तंभाकार हो गया, घनाकार हो गया। बस यही 3 भाग में बांट करके जो है हमको पढ़ना है, चर्चा करना है। और ये एपिथेलियम जो है, एपिथेलियम, इसको कितने भाग में बांट दिए? 3 भाग में। सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम और घनाकार एपिथेलियम। ठीक, इसी के बारे में जो है बांट करके पढ़ते हैं। यहां तक समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? और ये एपिथेलियम टिश्यू जो है, एपिथेलियम टिश्यू, ये तो है शरीर के बाहरी और भीतरी अंगों का तो निर्माण करता ही करता है, और साथ ही साथ ये कुछ मदद भी करता है, सहायता भी करता है। तो सहायता क्या करता है? तो ये जो है श्रवण में, मतलब शरीर के जो विभिन्न भाग हैं वहाँ से जो श्रवण होता है, मतलब कोई भी चीज़ रिलीज होता है, तो श्रवण में और अवशोषण में, श्रवण और अवशोषण में जो है एपिथेलियम जो है सहायता प्रदान करता है, ये मदद करता है, सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करेगा? तो ये श्रवण में और अवशोषण में। जैसे कि आंतरिक भागों को देखें, जैसे कि आंत वगैरह हो गया, छोटी आंत हो गया, वहाँ पर क्या होता है? छोटी आंत को जब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो खाना और पचने के बाद वहाँ पर अवशोषण होता है कि नहीं? और श्रवण, कहीं कहीं से हार्मोन्स रिलीज भी होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये सब जो है श्रवण और अवशोषण में जो है एपिथेलियम उपकला जो है ये मदद करता है। तो एपिथेलियम को 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिए? 3 भाग में। सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम और घनाकार एपिथेलियम। ठीक है, सबसे पहले इसका चर्चा कर लेते हैं, सल्की एपिथेलियम का। इसकी जो आकृति होती है, सबसे पहले आकृति को देखते हैं। सल्की एपिथेलियम की जो आकृति होती है वो कुछ इस तरह की होती है, मतलब दीवार के आकार का, दीवार के आकार का कह सकते हैं या फर्श के आकार का कह सकते हैं। दीवार में जैसा ईंटा जोड़ा हुआ रहता है ना, इसी तरह से ईंटा जोड़ा हुआ रहता है, ईंटा जोड़ा हुआ दीवार का इसी तरह से रहता है। तो इसकी जो आकृति जो होती है कुछ इस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है सल्की एपिथेलियम की आकृति। और इसका काम क्या है? तो सल्की एपिथेलियम जो है ये जो है बाहरी त्वचा का निर्माण करती है, त्वचा के बाहरी भाग का, बाहरी त्वचा का निर्माण करती है। ये जो एपिथेलियम जो उत्तक है, सल्की एपिथेलियम, एपिथेलियम के अंतर्गत जो सल्की एपिथेलियम है, ये त्वचा के बाहरी भाग का निर्माण करते हैं। जैसे कि हाथ है तो हाथ के त्वचा का जो बाहरी भाग जो है ना, बाहरी भाग जो है इसी का निर्माण करती है ये। तो सल्की एपिथेलियम का मुख्य काम क्या है? तो सल्की एपिथेलियम का मुख्य काम है बाहरी त्वचा का निर्माण करना। ठीक, और जो है बाहरी त्वचा के निर्माण के साथ साथ जो है ये मुख गुहा का निर्माण करते हैं। मुंह आ करते हैं ना, तो अंदर का जो ये गाल के अंदर का जो दीवार बना हुआ है, मुख गुहा है कि नहीं? मुख गुहा जो है पूरे अंदर का जो ये भाग है उसका निर्माण करती है, मुख गुहा का निर्माण करती है। उसके बाद जीभ जो देख रहे हैं, जीभ का जो ऊपरी त्वचा है, जीभ का जो ऊपरी त्वचा है, जीभ की ऊपरी त्वचा है कि नहीं? तो जीभ के ऊपरी जो त्वचा है उसका निर्माण करते हैं। किसका किसका? मुख गुहा का निर्माण करता है, जीभ के ऊपरी त्वचा का निर्माण करता है, और शरीर का जो ऊपर का जो मांस है, ऊपरी मतलब बाहरी त्वचा जो है उसका निर्माण होता है किसके मदद से? तो सल्की एपिथेलियम उत्तक के मदद से। और इसका एक और कार्य है, एक और कार्य क्या है कि ये जो है ना, क्या कह सकते हैं, रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी,
रक्त वाहिनी मतलब जहां से होकर के, जिस वाहिनी से, मतलब शरीर में जिस पाइप के मदद से, पाइप कह सकते हैं, पाइप के आकार का होता है, वाहिनी मतलब रास्ता, तो ब्लड के जाने वाला जो वाहिनी है, रास्ता है, तो उस जो रक्त वाहिनी का जो निर्माण हुआ है वो सल्की एपिथेलियम के मदद से ही हुआ है। किसके मदद से? तो रक्त वाहिनी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी, जैसे कि ये क्या है, रक्त वाहिनी हो गया है कि नहीं, ये समझ लीजिए, ये क्या हो गया, रक्तवाहिनी हो गया, रक्तवाहिनी हो गया। और इससे क्या जाएगा, तो इससे जो है ब्लड जाएगा, है कि नहीं, ब्लड प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, रक्तवाहिनी से क्या प्रवाहित हो रहा है, ब्लड प्रवाहित हो रहा है। तो ये रक्तवाहिनी का जो निर्माण हुआ है, तो ये रक्तवाहिनी का निर्माण किसके मदद से हुआ है, सल्की एपिथेलियम के द्वारा ही हुआ है। रक्तवाहिनी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो सल्की एपिथेलियम के द्वारा हुआ है। ठीक, इसके बारे में इतना देख लिए। तो सल्की एपिथेलियम के बारे में क्या क्या देखे, तो ये जो है सुरक्षा प्रदान करेगा, इसको 3 भाग, एपिथेलियम के बारे में क्या देखे, सुरक्षा प्रदान करेगा, और ये जो है श्रवण और अवशोषण में जो है सहायता प्रदान करेगा। इसको 3 भाग में बांट दिए, तो सल्की एपिथेलियम को पढ़े। इसकी आकृति कुछ इस तरह के होते हैं, है कि नहीं, दीवार की जो आकृति होती है वो, या फर्श के आकार का आकृति होता है। सल्की एपिथेलियम जो है त्वचा के बाहरी भाग का निर्माण करता है, और क्या देखें तो ये मुख गुहा का निर्माण करता है, जीभ के ऊपरी त्वचा का निर्माण करता है, और क्या करता है, तो रक्त वाहिनी मतलब रक्त वाहिनी जिससे होकर जो ब्लड गुजरता है उसका जो है मतलब रक्त वाहिनी को जो है ये बनाता है। ठीक, आगे देखते हैं। सल्की एपिथेलियम के बाद कौन है, स्तंभाकार। सल्की के बाद कौन है, स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियम, उपकला, है कि नहीं, किसको पढ़ रहे हैं, उपकला को पढ़ रहे हैं, स्तंभाकार उपकला। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, जब स्तंभाकार है तो यह स्तंभ के आकार का होगा, इस तरह का होगा। इसकी आकृति कैसी होती है, तो स्तंभ के आकार का होता है, स्तंभाकार होता है, स्तंभाकार, है कि नहीं। इसकी आकृति कुछ इस तरह की होती है, स्तंभाकार आकृति होती है। और जो है यहां पर जो है एक फाइबर के समान की आकृति बनी हुई होती है, यहां पर इस तरीका की फाइबर के समान की आकृति बनी हुई होती है, जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, माइक्रोविलाई। बिलाई, बिल्ली वाला बिलाई नहीं, इसका नाम ही है क्या, माइक्रोविलाई इसका नाम है कि नहीं। स्तंभाकार उपकला में जो है इस तरह की एक फाइबर के समान आकृति बनी हुई रहती है, किसके समान, फाइबर के समान। और इसको क्या कहते हैं, फाइबर के समान बनी आकृति को, तो माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक, माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये जो है ना त्वचा के जो है आंतरिक भागों का निर्माण करता है, आंतरिक भागों का निर्माण करता है। आंतरिक भाग, त्वचा नहीं, शरीर के आंतरिक भाग का। आंतरिक भाग बोले तो जैसे कि छोटी आंत हो गया, छोटी आंत हो गया, उसके बाद अमाशय हो गया, इस तरीका से जो है, जैसे छोटी आंत हो गया, अमाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, पित्ताशय, है कि नहीं। देख रहे हैं श्रवण और अवशोषण का काम हो रहा है ना यहाँ पर, है कि नहीं। उपकला सहायता प्रदान करता है कहाँ, श्रवण और अवशोषण में। तो देखिए छोटी आंत में क्या होगा, अवशोषण होगा, और पित्ताशय से क्या होता है, रिलीज होता है, पित्त निकलता है कि नहीं, श्रवण होता है यहाँ पर, और वहाँ पर अवशोषण होता है छोटी आंत में। तो ये स्तंभाकार जो उत्तक है, ये स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार उपकला, ये किसका निर्माण करता है, तो आंतरिक भाग का, शरीर के अंदर के आंतरिक जो भाग है उसका निर्माण करता है। छोटी आंत हो गया, अमाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, बड़ी आंत हो गया, है कि नहीं, वो सब का जो निर्माण हुआ है वो किसके मदद से हुआ है, तो स्तंभाकार उत्तक जो है उस सब का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक, और ये जो है स्तंभाकार उत्तक जो है आहार नाल में भी पाया जाता है। आहार नाल, आहार नाल में, ये जो आहार नाल है, जिस नाल से होकर के भोजन जो है पेट में पहुंचता है, वो आहार नाल में भी पाया जाता है, लेकिन हर जगह नहीं पाया जाता है। तो आहार नाल में उस जगह पर पाया जाता है जहां पर जो है कुछ ना कुछ अवशोषण हो रहा है कि नहीं। आहार नाल में ये जो है स्तंभाकार उपकला वैसे जगह पर पाए जाएंगे जहां पर जो है क्या हो रहा है, अवशोषण का काम हो रहा है। ठीक, तो स्तंभाकार के बारे में देख लिए, अब आगे देखते हैं। स्तंभाकार, उसके बाद है तीसरा घनाकार। घनाकार, घनाकार उपकला,
घनाकार उपकला है, तो घनाकार उपकला है तो नाम से ही लग रहा है कि घन के आकार के होगा। जब घनाकार उपकला है तो इसकी आकृति कैसी होगी? कुछ इस तरह की होगी, है कि नहीं? कैसी होगी? तो कुछ इस तरीके की होगी घनाकार उपकला। और ये जो घन जो बना है ना, ये इसकी आकृति इसी तरह से होती है। और इसमें कई प्रकार के घन जो है जोड़ दीजिए, इधर से जोड़ दीजिए, इधर से जोड़ दीजिए, ऊपर से जोड़ दीजिए और इधर से जोड़ दीजिए, है कि नहीं? इधर से भी जब जोड़ दीजिएगा, हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुटे तब तो, है कि नहीं? इस तरीक़ा से जोड़ते चले जा सकते हैं, है कि नहीं? इस तरीक़ा से। तो इसकी जो आकृति होती है घन के आकार का होता है। कैसी आकृति होती है? घन के आकार की जो है इसकी आकृति होती है। और घनाकार उपकला के द्वारा जो है ना ग्रंथि का निर्माण होता है। ग्रंथि का निर्माण, किसका निर्माण होगा? ग्रंथि का निर्माण होगा, है कि नहीं? उधर देख रहे थे किसको? एपिथेलियम के अंतर्गत जो पहला पार्ट जो देखे सल्की एपिथेलियम, है कि नहीं? तो सल्की एपिथेलियम का काम क्या था? वो जो है बाहरी त्वचा का निर्माण कर रहा था, है कि नहीं? बाहरी त्वचा का निर्माण। उसके बाद जो स्तंभाकार को देखे तो वो शरीर के आंतरिक भाग का निर्माण कर रहा था। छोटी आंत हो गया, पित्ताशय, अमाशय, उदाहरण दिए। और ये जो घनाकार उपकला है इससे ग्रंथि का निर्माण होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। लैक्रेमाइल ग्रंथि जिससे आंसू निकलता है कि नहीं? उसके बाद श्वेत ग्रंथि जिससे क्या निकलता है? पसीना निकलता है। इस तरह की ग्रंथि होती है ना, तो वो सब ग्रंथि का जो निर्माण है घनाकार उपकला के अंतर्गत होता है। ये घनाकार उपकला जो है ग्रंथि का निर्माण करता है। अब कौन कौन ग्रंथि का निर्माण करता है तो वो ग्रंथि को भी देख लेते हैं, है कि नहीं? घनाकार उपकला के अंतर्गत जिस जिस ग्रंथि का निर्माण होता है, आइए उस ग्रंथि को जो है एक एक करके उस पर जो है क्या कर लेते हैं? प्रकाश डालते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला मान लीजिए श्वेत ग्रंथि है। श्वेत ग्रंथि, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है घनाकार उत्तक से, घनाकार उपकला से। किससे? घनाकार उपकला से, है कि नहीं? श्वेत ग्रंथि। और यहाँ से जो है ये स्तनधारी के त्वचा में पाए जाते हैं। स्तनधारी के किस में पाए जाते हैं? त्वचा के। जितने भी स्तनधारी जीव जंतु हैं, जितने भी स्तनधारी है, मानव से लेकर के जो है जानवर तक की बात करें तो उसमें जो है ये श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है? और इससे क्या होता है? श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। पसीना निकलता है। क्या निकलता है? श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है। और श्वेत ग्रंथि का निर्माण किससे हुआ है? तो श्वेत ग्रंथि का जो निर्माण है इससे, अभी किसको चर्चा कर रहे थे? घनाकार उपकला से हुआ है, ठीक? इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। श्वेत ग्रंथि के बाद लैक्राइमल ग्रंथि। लैक्राइमल ग्रंथि का भी निर्माण किससे हुआ है? तो घनाकार उपकला से हुआ है। लैक्राइमल ग्रंथि का भी निर्माण किससे हुआ है? घनाकार उपकला से। यह पाया जाता है आँख में। कहाँ पाया जाता है? आँख में। और इससे क्या निकलता है? तो आंसू निकलता है। तो आंसू कहाँ से निकलता है? तो लैक्राइमल ग्रंथि जो है आंसू निकालने में मदद करता है कि नहीं? यहीं से जो है लैक्राइमल ग्रंथि आँख में पाया जाएगा और वहाँ से क्या निकलेगा? आंसू निकलेगा। ये लैक्राइमल ग्रंथि में जो है ना एक प्रकार के जो है विशेष रसायन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक प्रकार के जो है विशेष रसायन, माने कि एंजाइम पाया जाता है। और उसका क्या नाम है? तो लाइसोजोम है। उस एंजाइम का क्या नाम है? लाइसोजाइम उस एंजाइम का नाम है। क्या नाम है? लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या करता है? लाइसोजाइम एंजाइम ये क्या करता है? ये लैक्राइमल ग्रंथि में तो होता ही है। मानकर चलिए कोई बैक्टीरिया आ गया, है कि नहीं? कोई बैक्टीरिया के संक्रमण को या सूक्ष्म जीव के संक्रमण को जो है आँख वगैरह में जो पड़ जाता है तो उसको जो है यह मार देता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो है मार देता है, ठीक है? देख रहे हैं भगवान या जो भी कह लीजिए प्रकृति कितने जो है सोच समझ करके जो है मानव शरीर का निर्माण हुआ, या जितने भी जीव जंतु हैं सबका निर्माण हुआ है, ठीक है? मानकर चलिए आँख में कोई कीड़ा मकोड़ा पड़ गया या बैक्टीरिया पड़ गया या ऐसे सूक्ष्म जीव जो आँख को क्षति पहुँचा सकते हैं, तो इसमें इतना पावर होता है अब मान के चलिए कोई भरपूर मात्रा में झोंक दीजिएगा तो ऐसा थोड़ी है, तब तो आँख में फूट जाएगा, है कि नहीं? तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये जो है बैक्टीरिया को जो है नष्ट करने में जो है ये मदद करते हैं, मतलब नष्ट कर देता है। और लैक्राइमल ग्रंथि से क्या निकलेगा? आंसू निकलेगा। कहाँ पाया जाएगा? आँख में पाया जाएगा। आगे देखते हैं लैक्राइमल ग्रंथि के बाद आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या है? सेरोमिनस ग्रंथि है। 3 नंबर में क्या है?
सेरुमिनस ग्रंथि। सेरुमिनस ग्रंथि है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये स्तनधारी के कान में पाया जाता है, ये भी जो है स्तनधारी में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। और यहाँ से जो है एक मोम के प्रकार का जो है, मोम टाइप का जो है द्रव्य स्रावित होता है। तो याद ये कितना रखना है इसमें? तो सेरुमिनस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है, ठीक। और ये किस चीज़ से बना है? तो जितने भी ग्रंथि को पढ़ रहे हैं, यह जो है घनाकार उपकला से बना है। अब चौथा एक और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। यह है सीबम ग्रंथि। कौन ग्रंथि है? सीबम ग्रंथि। सीबम ग्रंथि, इसका भी जो निर्माण हुआ है घनाकार उपकला से ही हुआ है, ठीक। और ये जो है त्वचा के भीतरी परत पर पाया जाता है, भीतरी परत पर, भीतरी परत पर। और मेन रूप से जो है ना मुंह के जो त्वचा है उसके भीतरी परत पर जो है ये पाया जाता है। और यहाँ से जो है ना एक तेलीय मतलब चिपचिपाहट टाइप का, तेलीय टाइप का जो है पदार्थ स्रावित होते रहता है। नहीं देखते हैं किसी का जो मुंह होता है वायली टाइप का फेस रहता है, किसी का ड्राई फेस रहता है, किसी का वायली फेस रहता है। तो ये जो वायली फेस जो रहता है किस ग्रंथि के वजह से? तो सीबम ग्रंथि के वजह से। सीबम ग्रंथि का निर्माण किससे हुआ है? तो स्तंभाकार उपकला से। ये सब बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको कौन सा ग्रंथि का निर्माण किस उपकला से हुआ है ये सब याद हो जाए, है कि नहीं। यहीं से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो सीबम ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? त्वचा के ठीक नीचे, त्वचा के ठीक नीचे, जैसे कि मेन रूप से कहाँ? तो मुख के त्वचा के ठीक नीचे, है कि नहीं। वहाँ से एक तेलीय टाइप का पदार्थ निकलता है, तेलीय टाइप का पदार्थ निकलता है, जिसके वजह से मुंह किसी का वायली रहता है तो किसी का क्या रहता है? वायली या फिर ड्राइनेस। एक और ग्रंथि है, एक और ग्रंथि कौन है? तो पक्षमाभि। बस खत्म हो जाएगा इसके बाद। पक्षमाभि, पक्षमाभि ग्रंथि, पक्षमाभि ग्रंथि, है कि नहीं। पक्षमाभि ग्रंथि, इसकी जो कोशिका जो होती है ना, पक्षमाभि ग्रंथि की जो कोशिका होती है यह लंबी कोशिका से बनी हुई होती है, इस तरह के कोशिका से बनी हुई होती है। इस तरह की कोशिका से जो है क्या होता है? बनी हुई होती है। इस तरह के कोशिका से जो है बनी हुई होती है। और इसके बाहर में जो है इस तरह का जो है धागानुमा संरचना निकला हुआ रहता है। इसको क्या कहते हैं? इसको सिलिया कहते हैं, सिलिया। पक्षमाभि ग्रंथि की कोशिका कैसी होती है? तो ये लंबाकार कोशिका से बनी हुई होती है। और इसमें जो है इस प्रकार की एक धागानुमा संरचना निकली हुई रहती है, जिसको क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। क्या कहेंगे? सिलिया कहेंगे। और ये पाया कहाँ जाता है? तो कहाँ पाया जाता है वो बता रहे हैं। ये जो नासिका श्वास नली कह सकते हैं उसको, श्वास नली, श्वास नली। ये जो श्वास नली जो है नाक का, जिससे हम श्वास जो है फेफड़ा तक पहुंचता है, तो इसके अंदर से जाते हुए यहाँ जो है अंदर में श्वास नली जो बना हुआ है, या इसको ट्रैकिया भी कह सकते हैं, ट्रैकिया या श्वास नली। श्वास नली के भीतरी सतह का निर्माण होता है। श्वास नली के भीतरी सतह का निर्माण किसके मदद से होता है? पक्षमाभि ग्रंथि। तो इसको याद रखना है, श्वास नली के भीतरी सतह का निर्माण किससे हुआ है? तो पक्षमाभि ग्रंथि से हुआ है कि नहीं। श्वास नली के भीतरी सतह का निर्माण किससे हुआ है? तो पक्षमाभि ग्रंथि से हुआ है, ठीक। और अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी, अंडवाहिनी का भी निर्माण, अंडवाहिनी, है कि नहीं। महिलाओं में पाया जाता है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी जिससे जो होकर के जो है अंडाणु ये गमन करते हैं, तो अंडवाहिनी का भी निर्माण जो है किससे हुआ है? पक्षमाभि ग्रंथि से हुआ है कि नहीं। अंडवाहिनी और गर्भाशय, अंडवाहिनी हो गया और क्या हो गया? गर्भाशय हो गया। अंडवाहिनी, गर्भाशय और श्वास नली का जो भीतरी परत होता है उसका निर्माण पक्षमाभि ग्रंथि से होता है कि नहीं। और पक्षमाभि ग्रंथि का मतलब इसको किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? तो पक्षमाभि ग्रंथि का निर्माण किससे हुआ है? तो वो जो है घनाकार उपकला से हुआ है। और ये जो सिलिया जो है ना, सिलिया, ये जो है जैसे कि श्वास नली है और उसमें से जो पदार्थ निकलेगा, तो ये सिलिया जो है पदार्थों को गति प्रदान करता है और एक ही दिशा में गति प्रदान करता है। ये सिलिया का क्या काम है?
तो यहाँ से जो मानकर चलो अंडवाहिनी से क्या निकलेगा, अंडाणु निकलेगा। तो अंडाणु को क्या चाहिए, गति प्रदान होना चाहिए, तब तो वो आगे की ओर बढ़ेगा। तो अंडवाहिनी को गति प्रदान कौन करता है, यही सिलिया, जो इस तरह से जो धागा ना, ये धागा के आकार का जो ये संरचना बाहर बना हुआ है इस तरीके से ये जो है सिलिया गति प्रदान करता है और एक ही दिशा में गति प्रदान करता है। ठीक, ग्रंथि हो गया खत्म। तो एपिथेलियम उपकला को पढ़ लिए, एपिथेलियम उपकला को क्या कर लिए, पढ़ लिए। एपिथेलियम उपकला जो है, एपिथेलियम के बाद कौन है, कनेक्टिव है, कनेक्टिव। एपिथेलियम के बाद क्या है, कनेक्टिव है। एपिथेलियम के बाद क्या है, कनेक्टिव है। कनेक्टिव बोले तो इसको संयोजी उत्तक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। और इसका मेन काम क्या है, मुख्य काम क्या है, जोड़ना है कि नहीं। दो अंगों को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। हड्डी को हड्डी से, फिर मांस को त्वचा को मांसपेशिया से, फिर मांसपेशिया को मांसपेशिया से, ये सब जो जोड़ने वाला जो उत्तक है सब कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। ठीक, इसका काम ही है अंगों और उत्तकों को क्या करना, आपस में जोड़ना। इसका जो कोशिका जो होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू का जो कोशिका जो होता है, जिस कोशिका से यह बना हुआ होता है, उस कोशिकाओं के बीच में बहुत कम संख्या रहता है, नहीं ज़्यादा संख्या रहता है, ज़्यादा संख्या। उस कोशिकाओं के बीच में क्या रहता है, तो उस कोशिकाओं के बीच में जो है बहुत ज़्यादा संख्या रहता है, यानी कि रिक्त स्थान। मानकर चलो इस कोशिका से जो निर्माण हुआ है, गोलाकार कोशिका से कह सकते हैं, तो मान लीजिए ये कोशिका रहा, तो ये बीच में जो है, इस कोशिकाओं के बीच में क्या है, बहुत खाली जगह, और मान लीजिए ये उत्तक बन गया। क्या बन गया, उत्तक। उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। तो बीच में क्या है, खाली जगह है, तो इस खाली जगह को क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं। इस खाली जगह को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और इस मैट्रिक्स में जो है ना, एक प्रकार का पदार्थ भरा हुआ रहता है। वो पदार्थ जो है ठोस के रूप में भी रह सकता है और द्रव के रूप में भी रह सकता है, और जेली मतलब बहुत गाढ़ा टाइप का है कि नहीं, जेली देखे ना, बहुत गाढ़ा रहता है। तो जेलीय स्वरूप में भी रह सकता है, द्रव के रूप में भी रह सकता है, और बहुत ठोस रूप में भी जो है इस मैट्रिक्स के अंदर जो है पदार्थ भरा हुआ रह सकता है कि नहीं। और कनेक्टिव टिश्यू के कोशिकाओं के बीच बहुत ज़्यादा, सोडियम संख्या लिख दिया, बहुत ज़्यादा स्थान खाली रहता है, बहुत ज़्यादा स्थान खाली रहता है। ठीक, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत जो है हम बांट कर इसमें भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको अवकाशी उत्तक को, कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम देखते हैं अवकाशी उत्तक को। अवकाशी, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू है कि नहीं। अवकाशी को देखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत किसको देख रहे हैं, अवकाशी को देख रहे हैं। इससे पहले जितने भी समझा समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए अवकाशी उत्तक को देखते हैं। ये अवकाशी उत्तक जो होता है ना, ये कहाँ रहता है, तो मानकर चलिए ये क्या था, रक्त नली था या रक्तवाहिनी था, और इसके अंदर से क्या प्रवाहित हो रहा था, रक्त प्रवाहित हो रहा था, है कि नहीं। तो रक्तवाहिनी जो है और इसके अंदर का जो ये भाग है, अंदर के भाग जो है इसमें, और इसके चारों तरफ जो है एक घेरा बनाता है। क्या बनाता है अवकाशी उत्तक,
चारों तरफ जो है रक्तवाहिनी के अंदर जो है चारों तरफ जो है एक घेरा बनाता है। और इसका एक और काम है कि यह त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है। त्वचा को किससे जोड़ता है? मांसपेशियों से। ये त्वचा जो है और इसके ठीक नीचे मांसपेशियां है अंदर में, तो उस त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? तो अवकाशी ऊतक करता है। और अवकाशी ऊतक जो है रक्तवाहिनी के अंदर एक घेरा बनाता है। एक क्या बनाता है? घेरा बनाता है। और इसके कोशिका में जो है, किसके? अवकाशी ऊतक के कोशिका में जो है, हाँ, ये अवकाशी ऊतक में जो है एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका का नाम है मास्ट कोशिका। क्या नाम है इसका? मास्ट कोशिका नाम है। एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है अवकाशी टिश्यू में, अवकाशी ऊतक में। और ये जो है मुख्य रूप से रक्तवाहिनी के अंदर जो है जालनुमा आकृति बनाती है। और उसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है मास्ट कोशिका। और इस मास्ट कोशिका से इस मास्ट कोशिका में तीन तरह के क्या पाए जाते हैं? 3 तरह के जो है पदार्थ पाए जाते हैं। इस मास्ट कोशिका में 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। वो पदार्थ है हिस्टामिन, इसे प्रोटीन, इसको प्रोटीन कहते हैं, हिस्टामिन। हिपैटिन, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। कार्बोहाइड्रेट कट रहा है ना, इधर दिखा दे रहे हैं। इसमें मास्ट कोशिका जो है पाया जाता है। मास्ट कोशिका एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है मास्ट कोशिका। इस मास्ट कोशिका से जो है 3 तरह के पदार्थ स्रावित होते हैं। हिस्टामिन, उसके बाद हिपैटिन और एक है सीरोटोनिन। कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? हिस्टामिन, हिपैटिन और सीरोटोनिन। ये हिस्टामिन जो है ना, इसमें प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब बताएंगे ये तीनों का काम क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट रहेगा और सीरोटोनिन में भी क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। सीरोटोनिन में क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। तो ये जो है हिस्टामिन प्रोटीन जो इस कोशिका में पाया जाता है कि नहीं? और ये कहाँ रहता है? तो अवकाशी ऊतक में। और अवकाशी ऊतक जो यहाँ पर जो अंदर में एक जाल बनाया, तो ये हिस्टामिन प्रोटीन का काम क्या है? तो ये जो है रक्तवाहिनी को फैलाता है, रक्तवाहिनी को फैलाने में मदद करता है, फैलाता है। हिस्टामिन यानी कि हिस्टामिन का क्या काम है? तो रक्तवाहिनी को क्या करेगा? फैलाएगा। और हिपैटिन का क्या काम है? तो हिपैटिन जो है ना, रक्तवाहिनी के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देगा, मतलब रक्त नहीं जमने देगा, ऐसे रक्त जमने नहीं देगा, है कि नहीं? अगर सोच लीजिए रक्तवाहिनी में अगर हिपैटिन नामक ये जो है हिपैटिन अगर न रहे, उस कोशिका में हिपैटिन नामक पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो क्या होगा? रक्तवाहिनी से रक्त प्रवाहित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है वहां पर क्या होगा? ब्लड जम जाएगा। तो ये जो है हिपैटिन क्या करता है? रक्त जमने नहीं देता है। कहाँ? रक्तवाहिनी में। और सीरोटोनिन जो है ये रक्तवाहिनी को सिकुड़ाने में मदद करता है, रक्तवाहिनी को सिकुड़ाता है, सिकुड़ाने में। तो अवकाशी ऊतक के बारे में क्या क्या देखें? तो अवकाशी ऊतक के बारे में देखें, और ये है क्या? कनेक्टिव टिश्यू है। अवकाशी ऊतक क्या कर रहा है? तो त्वचा और मांसपेशिया को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। त्वचा और मांसपेशिया को जोड़ रहा है। और ये जो है रक्तवाहिनी के अंदर एक प्रकार का क्या कर रहा है? तो जालीनुमा आकृति बना रहा है। रक्तवाहिनी के अंदर जो है अवकाशी ऊतक क्या कर रहा है? आकृति बना रहा है। और इस अवकाशी ऊतक में जो है एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है कि नहीं? और उस कोशिका का क्या नाम है? मास्ट कोशिका नाम है, मास्ट कोशिका। और उस कोशिका से 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, है कि नहीं? कौन कौन पदार्थ? हिस्टामिन, हिपैटिन, सीरोटोनिन। हिस्टामिन, हिपैटिन, सीरोटोनिन। तो हिस्टामिन में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। तो हिस्टामिन क्या करता है? तो हिस्टामिन जो है
रक्त वाहिनी को फैलाने में मदद करता है, रक्त वाहिनी को फैलाने में मदद करता है। उसके बाद हिपैटिन क्या करता है, तो हिपैटिन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है और ये जो है रक्त वाहिनी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, रक्त वाहिनी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। उसके बाद सीरोटोनिन, इसमें भी प्रोटीन रहता है, तो सीरोटोनिन क्या करेगा, ये सिकुड़ाने का काम करता है, रक्त वाहिनी को सिकुड़ाएगा। हिस्टामिन फैलाएगा, सीरोटोनिन सिकुड़ाएगा और हिपैटिन जो है रक्त वाहिनी के अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं बनने देगा। ठीक, समझ गए अवकाशी? ठीक, अवकाशी उत्तक को देख लिए। अवकाशी के बाद देखते हैं वसा संयोजी उत्तक को। वसा संयोजी उत्तक, ये सब संयोजी उत्तक है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में चर्बी कहते हैं या फैट कहते हैं, है कि नहीं? चर्बी कहते हैं। ये शरीर का जो ऊपरी चमड़ा है इसके ठीक नीचे पाया जाता है। ठीक, वसा संयोजी उत्तक, इसको चर्बी कहते हैं। नहीं देखना, कोई कोई आदमी जो है बहुत मोटा आ जाता है, खा खा करके जो है वो इतना ना फैट मतलब वसा युक्त पदार्थ का सेवन करता है कि उसका शरीर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। तो क्या होगा, उसके अंदर जो है चर्बी जमा हो गया, वसा जमा हो गया, वसा संयोजी उत्तक, है कि नहीं? इसका काम क्या है, तो इसका कार्य है शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ और क्या करता है, टेम्परेचर को बनाए रखता है, शरीर के ताप को जो है टेम्परेचर को बनाए रखता है, शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है। शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री होता है, और टेम्परेचर में बात करें तो फ़ारेनहाइट में तो 98.6 कह लीजिए, इतना डिग्री होता है कि नहीं? ये सेल्सियस में हो गया, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। तो ये जो है शरीर का जो ताप है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको जो है बनाए कौन रखता है, तो वसा संयोजी उत्तक जो है बनाए रखता है और शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे कि मोटा ताजा जो आदमी है उसके शरीर में वसा ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, तो उसको मारिएगा ना तो उसको कम चोट लगेगा। और दुबला पतला आदमी है उसको मारिएगा तो 2-4 फैट दीजिएगा, वो बेहोश हो जाएगा, उसको ज़्यादा चोट लगेगा। तो मोटा आदमी को कम चोट क्यों लगता है, क्योंकि उसके शरीर में क्या है, वसा ज़्यादा है, फैट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। और ये बाहरी चोटों से जो है सुरक्षा प्रदान करता है कि नहीं? बाहरी चोटों से क्या सुरक्षा प्रदान करता है, आगे देखते हैं। वसा के बारे में इतना हो गया। एक और है कंडरा, जिसको क्या कहते हैं, टेंडन। टेंडन यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडरा, टेंडन। इसका काम क्या है, तो इसका काम है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा। ये मांसपेशियां को किससे जोड़ेगा, ये हड्डी से जोड़ेगा। मांसपेशियां जो है और ये हड्डी से जुड़ा हुआ है किस उत्तक के वजह से, तो टेंडन, टेंडन संयोजी उत्तक के वजह से। देख रहे हैं, मांसपेशियां को हड्डी से जोड़ रहा है कौन, टेंडन। टेंडन ये जो है ना बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, तब ना ये जोड़ करके रखा है, बहुत मजबूत है तब तो जोड़ करके रखा है। और थोड़ा सा लचीला होता है, अंशतः लचीला। ये थोड़ा सा लचीला होता है, लेकिन ये मजबूती की बात करें तो मजबूत बहुत होता है और अंशतः लचीला होता है। तो टेंडन क्या करता है, तो टेंडन जो है मांसपेशिया को किससे जोड़ता है, हड्डी को जोड़ता है। मांसपेशिया से किससे जोड़ता है, हड्डी को जोड़ता है। दूसरा है लिगामेंट। एक और क्या है, लिगामेंट। लिगामेंट बोले तो स्नायु उत्तक, लिगामेंट बोले तो स्नायु उत्तक। इसका काम क्या है, तो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ना। इसका काम क्या है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को किससे जोड़ेगा, हड्डी को जोड़ता है। दो हड्डी जो जुड़ा हुआ होता है किसके वजह से जुड़ा हुआ होता है, तो लिगामेंट के वजह से जुड़ा हुआ होता है। ये जो है अत्यधिक मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत ये मजबूत होगा। लिगामेंट क्या होगा, बहुत मजबूत होगा। और ये लचीला भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लचीला, बहुत ज़्यादा लचीला। तो लिगामेंट का काम क्या है, तो लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा और ये बहुत मजबूत होता है। जैसे कि ये हड्डी जुड़ा हुआ है ना यहाँ और यहाँ, ये जो बीच में जो है लिगामेंट के वजह से जुड़ा हुआ है। उसी तरीक़ा से जो पैर का घुटना है कि नहीं, मानकर चलिए ये हड्डी है हाथ का
और यहाँ से इधर मुड़ा हुआ है। तो इसी में जो है ना एक लिगामेंट उत्तक पाया जाता है, जो क्या करता है, इसको जो है जोड़ करके रखता है। क्या करके रखता है? जोड़ करके रखता है, जिसके वजह से जो है गति आगे पीछे करता है। उसके बाद घुटना हो गया। शरीर में जितने भी जोड़ हैं, मतलब जहाँ जहाँ भी हड्डी का जोड़ बना हुआ है, चाहे अंगुली हो गया, चाहे केहनी हो गया, चाहे पैर घुटना हो गया, वो सब लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम क्या है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा। ये बहुत मजबूत होगा और बहुत ज़्यादा लचीला होगा। अगर ये कठोर हो जाए तो फिर मूव नहीं कर पाएगा। तो लचीला के वजह से ही मूव करता है, लेकिन मजबूती के मामले में ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक। और इसका जो निर्माण होता है, ये लिगामेंट जो बना हुआ होता है, ये पीला तंतु कोशिका से बना हुआ होता है। ये किस कोशिका से बना हुआ होता है? पीला तंतु कोशिका से। पीला तंतु कोशिका बोले तो येलो फाइबर सेल। येलो फाइबर सेल, येलो फाइबर सेल से जो है ये निर्मित होता है। तो आज संयोजी ऊतक के बारे में इतना ही। आगे जो है देखेंगे, उसके बाद अस्थि को देखना है, उपास्थि को देखना है, उसके बाद रक्त के बारे में देखना है। ब्लड जो है वो भी ऊतक है, वो तरल संयोजी ऊतक है। और ब्लड एक ऐसा ऊतक है जिसका जो निर्माण है ना 2-3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है कि नहीं। ऊतक के बारे में क्या पढ़े थे कि ऊतक का जो निर्माण जो होता है एक ही प्रकार के कोशिका से, जिसका कार्य सेम हो, लेकिन 1-2 ऊतक ऐसे हैं जिसका निर्माण जो है 3-4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अब अगले क्लास में। और मिशन 1K जो इस मंथ का जो हमारा मिशन है, सब्सक्राइबर 1K तक हो जाना चाहिए। इसको पुराने में जो है आप लोग कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।